अपने बेडरूम के पीछे से किसी बच्ची के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर मैं चौंका। खिड़की से झांकने पर पता चला कि किशन की बेटी गुड्डी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैंने खिड़की से ही पूछा, अरे लीला, छोरी क्यों रो रही है? इस पर गुड्डी की मां ने जवाब दिया, क्या बताएं सरकार, छोरी इस दिवाली पर बहुरानी जैसे सैंडल की जिद कर रही है। वह कुछ रुककर बोली, इस गरीबी में मैं इसे सैंडल कहां से लाकर दूं? मैं अपनी ठकुराहट में चुप रहा और खिड़की का पर्दा गिरा दिया। मैंने जब से होश संभाला था तब से किशन के परिवार को अपने खेतों में मजदूरी करते ही पाया था। जब 10वीं जमात में आया तब जाकर समझ आया कि कुछ नीची जाति के परिवार हमारे यहां बंधुआ मजदूर हैं। सारा दिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से इन्हें 2 जून की रोटी पहनने के लिए ठाकुरों की उतरण ही मिल पाती थी। इसमें भी बहुत खुश थे ये लोग। गुड्डी किशन की सबसे बड़ी लड़की थी। भूरी भूरी आंखें, गोल चेहरा, साफ रंग, सुंदर चमकीले दांत, इकहरा बदन। सच माने तो किसी बारबी डॉल से कम न थी। बस कमी थी तो केवल उसकी जाति की, जिस पर उसका कोई वश नहीं था। वह 4वीं जमात तक ही स्कूल जा सकी थी। अगले ही साल घर में लड़का पैदा हुआ तो 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़वा दिया गया और छोटे भाई कैलाश की जिम्मेदारी उसके मासूम कंधों पर डाल दी गई। दिन भर कैलाश की देखभाल करना, उसे खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना वगैरह सब कुछ गुड्डी के जिम्मे था। कैलाश के जरा सा रोने पर मां कहती, अरे गुड्डी कहां मर गई, एक बच्चे को भी संभाल नहीं सकती। बेचारी गुड्डी फौरन भागकर कैलाश को उठा लेती और चुप कराने लग जाती। इस काम में जरा सी चूक होने पर लीला उसे बड़ी बेरहमी से पीटती। फिर भी वह सारा दिन चहकती रहती। शायद बेटी होना ही उसका जुर्म था। मेरी शादी के बाद ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना गुड्डी का सपना सा बन गया था। गृह प्रवेश की रस्म के समय उसने मेरी बीवी के पैरों में सैंडल देख लिए थे। बस फिर क्या था, उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब तो वह सैंडल पहनकर ही दम लेगी। उसकी सोच का दायरा बस सैंडल तक ही सिमट कर रह गया था। गुड्डी कभी कभार हमारी कोठी में आया करती थी। एक बार की बात है कि वह अपने हाथ में मुड़ा तोड़ा अखबार का टुकड़ा लिए इठलाती हुई जा रही थी। ने पूछ लिया, गुड्डी क्या है तेरे हाथ में? वह चुप रही। मैंने मांगा तो कागज का टुकड़ा मुझे थमा दिया। मैंने अखबार का पन्ना खोलकर देखा तो पाया कि वह सैंडल का इश्तिहार था जिसे गुड्डी ने सहेज कर अपने पास रखा था। मैंने अखबार का टुकड़ा उसे वापस दे दिया। वह लौट गई। इससे पहले भी कमरे में झाड़ू लगाते समय मैंने एक बार उसे अपनी बीवी के सैंडल पहनते हुए देख लिया था। मेरे कदमों की आहट सुनकर गुड्डी ने फौरन उन्हें उतार कर एक ओर सरका दिया। मैंने भी बचकानी हरकत जानकर उससे कुछ नहीं कहा। गुड्डी की जिद को देखकर मन तो मेरा भी बहुत हो रहा था कि उसे एक जोड़ी सैंडल ला दूं, मगर मां बाबूजी के आगे हिम्मत न पड़ती थी अपने मजदूरों पर एक ढेला भी खर्च करने की। बाबूजी इतने कंजूस थे कि एक बार गांव के कुछ लोग मरघट की चारदीवारी के लिए चंदा मांगने आए थे तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया, अरे बेवकूफों, ऐसी जगह पर चारदीवारी की क्या जरूरत है जहां जिंदा आदमी तो जाना नहीं चाहता और मरे हुए उठकर आ नहीं सकते। बेचारे गांव वाले अपना सा मुंह लेकर लौट गए। गुड्डी को कुछ ला कर देना तो दूर की बात है, हमें उससे बात करने तक की इजाजत नहीं थी। हमारे घरेलू नौकरों तक को नीची जाति के लोगों से बात करने की मनाही थी। गांव में उनके लिए अलग कुआं, अलग जमीन पर धान साग सब्जी उगाने का इंतजाम था। वैसे तो किशन की झोंपड़ी हमारी कोठी से कुछ ही दूरी पर थी, मगर उसके परिवार में कितने लोग हैं इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम का इम्तिहान पास कर वकालत पढ़ने विलायत चला गया। वहां भी गुड्डी मेरे लिए एक सवाल बनी हुई थी। देर रात तक नींद न आने पर जब घर के बारे में सोचता तो गुड्डी के सैंडल की याद ताजा हो उठती। मैं मन ही मन उसे अपने परिवार का सदस्य मान चुका था। 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मैंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब बात आगे काम सीखने की थी जो मैं यहां अपने देश में ही करना चाहता था। इधर पिताजी ने जोधपुर हाई कोर्ट में अपने वकील दोस्त भंडारी से मेरे बारे में बात कर ली थी, इसलिए मैं भारत लौट रहा था। चंद रोज बाद ही मैं मुंबई एयरपोर्ट पर था। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन करीब 1.5 किलोमीटर दूर था। 4 साल तक विदेश में रहने के बावजूद भी मैं मां बाबूजी के खिलाफ जाने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाया था। फिर भी किसी तरह उन्हें मनाने का मन बना लिया था। ट्रेन के आने में अभी 5 घंटे का समय था, इसलिए रिक्शे वाले को जूतों की किसी अच्छी सी दुकान पर ले चलने को कहा। वहां से गुड्डी के लिए एक जोड़ी सैंडल खरीदे और रेलवे स्टेशन पहुंच गया।
कुली ने सारा सामान टेरन में चढ़ा दिया। मैंने सैंडल वाली थैली अपने हाथ में ही रखी। यह थैली मुझे अपने मन की पोशाक जान पड़ती थी, जिसके सहारे मैं ऊंच नीच का भेद भुलाकर पुण्य का पापड़ सेंकने की फिराक में था। मेरा गांव राय सिंह नगर मुंबई से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर था। आज बड़ी लाइन के जमाने में भी वहां तक पहुंचने में 20 घंटे लग जाते हैं और 3 बार ट्रेन बदलनी पड़ती है। आजादी से 2 साल पहले तो 3 दिन और 2 रातें सफर में ही गुजर जाती थीं। अगले दिन शाम तकरीबन 5 बजे मैं थकाहारा गांव पहुंचा। गांव में त्योहार का सा माहौल था। पूरा गांव मेरे विदेश से लौटने पर खुश था। गांव भर में मिठाइयां बांटी जा रही थीं। सभी के मुंह पर एक ही बात थी, छोटे सरकार विदेश से वकालत पढ़कर लौटे हैं। मैं बीकानेर इलाके का पहला वकील था। उस जमाने में वकील को लोग बड़ी इज्जत से देखते थे। घर पहुंचने पर बग्घी से उतरते ही मैंने किशन की झोंपड़ी की ओर एक नजर डाली, मगर वहां गुड्डी नहीं दिखाई दी। रात 9 बजे के बाद माहौल कुछ शांत हुआ, पर मेरा पूरा बदन टूटा जा रहा था। खाना खाया और दर्द दूर करने की दवा लेकर सो गया। अगले दिन सुबह 9 बजे के आसपास मेरी आंख खुली। श्रीमती जी मेरा सूटकेस अब दूसरा सामान टटोल रही थी। उसने अपने मतलब की सभी चीजें निकाल ली थीं, जो मैं उसके लिए ही लाया था। यहां तक कि मां की साड़ी, पिताजी के लिए शाल, छोटे भाई बहनों के कपड़े वगैरह सब कुछ मेरे जगने से पहले ही बन चुके थे। पर सैंडल वाली थैली नदारद थी। मैंने सोचा कि सुधा ने अपना समझकर कहीं रख दी होगी। दोपहर के खाने के बाद मैंने सोचा कि अब गुड्डी के सैंडल दे आऊं। उसे बड़ी खुशी होगी कि बाबूजी परदेश से मेरे लिए भी कुछ लाए हैं। मैंने अपनी बीवी से पूछा, सुधा, वह लाल रंग की थैली कहां रख दी जिसमें सैंडल थे? सुधा ने जवाब दिया, ऐसी तो कोई थैली नहीं थी आपके सामान में। मैंने फिर कहा, अरे यार, मुंबई से लाया था, यहीं कहीं होगी, जरा गौर से देखो। सुधा ने सारा सामान उलट पुलट कर दिया, मगर वह लाल रंग की थैली कहीं नहीं मिली। काफी देर के बाद याद आया कि अजमेर रेलवे स्टेशन पर एक आदमी बड़ी देर से मेरे सामान पर नजर गड़ाए था। शायद वही मौका पाकर ले गया होगा। ये बात मैंने सुधा को बताई तो वह बोली, चलो अच्छा ही हुआ, किसी जरूरतमंद के काम तो आएगी। वैसे भी मेरे पास तो 6 से 7 जोड़ी सैंडल पड़े हैं। इस पर मैंने कहा, अरे सुधा, वह मैं तुम्हारे लिए नहीं, गुड्डी के लिए लाया था। गुड्डी का नाम सुनते ही सुधा सिसकने लगी। उसकी आंखें भीग गईं। वह बोली, नाते गुड्डी को मरे तो 4 महीने हो गए। सुधा की पूरी बात सुनकर मैं भी रो पड़ा। सुधा ने बताया कि मेरे जाने के 1 साल बाद ही बेचारी गरीब को एक अय्याश शराबी के साथ ब्याह दिया गया। उम्र में भी वह काफी बड़ा था। गुड्डी लोगों के घरों में झाड़ू पहुंचाकर जो भी 2 से 4 रुपए कमा कर लाती, उसे भी वह मारपीट कर ले जाता। 24 घंटे वह शराब पीकर पड़ा रहता था। बहुत दुखी थी बेचारी। फिर भी उसने अपने सपने को ज्यों का त्यों संजो कर रखा था। करीब 4 महीने पहले बड़ी मुश्किल से छिप छिपाकर बेचारी ने 62 रुपए जोड़ लिए थे। करवा चौथ के दिन गांव में हाट लगा था, जहां से गुड्डी अपना सपना खरीद कर लाई थी। उसे क्या पता था कि यह सपना ही उसके लिए काल बन जाएगा। गुड्डी ने हाट से वापस आकर सैंडल ऊपर के आले में रखे थे। एक बार पहनकर देखे तक नहीं कि कहीं मैले न हो जाएं। शाम को न जाने कहां से उसके पति की नजर सैंडल पर पड़ गई। कहने लगा, बता चुड़ैल, कहां से लाई इतने पैसे, किसके साथ गई थी? और लगा उसे जोर जोर से पीटने। गुड्डी पेट से थी। उसने एक लात बेचारी के पेट पर दे मारी। वही लात उसके लिए भारी पड़ गई। उसकी मौत हो गई। उसका पति आजकल जेल में पड़ा सड़ रहा है। यही थी गुड्डी की दर्द भरी कहानी, जिसे सुनकर कोई भी रो पड़ता था। पर अब न गुड्डी थी, न गुड्डी का सपना।